हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आपको इस वीडियो लेक्चर में बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर हिस्ट्री पेपर सेकेंड सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉड्यूल इंडिया इस पेपर का नेम है। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में पेपर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया के 2 साल लगातार 2024-2025 के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन अपलोड किए थे, आप सबने देखा होगा। अब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हिस्ट्री मेजर पेपर सेकेंड 2024 और 2025 लगातार दोनों साल के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू को। तो आप अगर इस वीडियो को देखकर क्वेश्चंस को एनालिस कर लेते हैं और साथ में टॉपिक्स देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यही आप एक मेरी वीडियो पूरी देख सकते हैं लास्ट तक। तो लास्ट तक अगर आप देख कर जाते हैं, कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है अपने सेमेस्टर में, तो आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है बन के आएंगे। और कुछ क्वेश्चन तो सेम है 2024 वाले क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग इसे देखिए लास्ट तक, स्किप ना करिए। अगर स्किप आप करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको पास होना है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप इसे ज़रूर लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करे जाएंगे विथ सोल्यूशन। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम को करिकुलर एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे विथ सोल्यूशन। ठीक है, 2 साल के लगातार के को करिकुलर का फिफ्थ सेमेस्टर का एंड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का तो 3 साल के लगातार पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अपने जूनियर्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिश्तिया संप्रदाय क्या था? चिश्ती सेक्ट जो था वो क्या था? तो चिश्तिया सूफी संप्रदाय इस्लाम का एक प्रमुख आध्यात्मिक मार्ग है जो अफगानिस्तान के चिश्त से निकला और मुहिनुद्दीन चिश्ती द्वारा भारत में अजमेर में स्थापित हुआ। यह प्रेम, सहिष्णुता और खुले व्यापार पर जोर देता है और यह दक्षिण एशिया में 4 मुख्य सूफी आदेशों में पहला स्थापित हुआ था। आगे नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है? बी, जजिया। आपने जजिया कर के बारे में सुना होगा कि जजिया कर क्या था। जजिया के बारे में, तो जजिया एक धार्मिक या जन कर था जिसे मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिम वयस्क पुरुषों से संरक्षण, सैनिक सेवा से छूट और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतिफल में लिया जाता था। इसे एक प्रकार का सहूलियत या वचनबद्ध के बदले के रूप में देखा गया। कुछ न्याय शास्त्रियों के अनुसार यह सुरक्षा एवं सैन्य सेवा से मुक्ति का शुल्क था। तो टैक्स जो था वो जजिया टैक्स जो था, इसके बारे में ये बताया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन है सती प्रथा। सती प्रथा क्या था? सती वह प्रथा थी जिसमें विधवा पत्नी अपने मृत पति के अंतिम संस्कार के समय अग्नि में झाँक कर आत्मदाह करती थी। मतलब कि जो सती प्रथा में यदि पुरुष की मौत हो जाती है, पति की मौत हो जाती है, तो उसके साथ पत्नी को भी जलाया जाता था। तो ये सती प्रथा में होता था। एंड आगे मुगल काल में इसे नियंत्रित करने के प्रयास हुए। अकबर के समय अनुमति से जोड़कर विलंब, शुल्क और प्रलोभन आदि के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। बाद में बड़े प्रयास हुए पर यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। फिर उसके बाद सती प्रथा को समाप्त करने वाले राजा राम मोहन राय जो थे वह आते हैं और उसे पूरी तरह समाप्त करते हैं। ठीक है, तो सती प्रथा किसने समाप्त किया था, यह आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ही समाप्त किया था ना, क्योंकि हिस्ट्री में मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, तो हिस्ट्री के बारे में मुझे इतना डिटेल में नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट डी, एन द
एन ए दहसाला प्रणाली अकबर के वित्त मंत्री राजा तोदर लाल द्वारा 1580 ईस्वी के आसपास लागू की गई भूमि राजस्व व्यवस्था थी। इसमें 10 वर्ष के औसत उत्पादन के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया जाता था, जिससे कर संग्रह अधिक व्यवस्थित और स्थिर हुआ। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बाकी अदर सब्जेक्ट के भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसको भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? जौहर प्रथा क्या था? जौहर सिस्टम क्या था? तो जौहर राजपूत युद्धकालीन प्रथा थी, जिसमें पराजय नज़दीक आने पर महिलाओं और कन्याओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह किया जाता था, ताकि वे कैदी बनकर अपमान, दास्ता या बलात्कार से बच सके। दास्ता मीन्स होता है दास बनना, ठीक है, गुलामी करना। यह आमतौर पर युद्ध के समय ही होती थी और राजपूत परिदृश्य में प्रमुख रूप से दर्ज होती थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन को, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है ए, सूफीवाद क्या है? इसके प्रमुख सिद्धांत बताइए। सूफीवाद इस्लाम का आध्यात्मिक तथा रहस्यवादी मार्ग है, जिसका लक्ष्य ईश्वर के साथ प्रेम, भक्ति और आत्मीय मिलन होता है। एंड आपको बताना है कि सूफीवाद के प्रमुख कौन थे, ठीक है। सूफीवाद का शुरुआत किसने की थी, ये आप लोग बताइएगा। प्रमुख सिद्धांतों में एकेश्वरवाद, निस्वार्थ प्रेम, गुरु शिष्य परंपरा, भौतिक वस्तुओं से दूरी, आत्मशुद्धि, दया और मानवता का सम्मान शामिल होता है। किसमें? सूफीवाद में। सूफी साधक ध्यान, वेदांत, जिक्र, संगीत या कव्वाली जैसी साधनाओं से अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त करते हैं। यह सामाजिक समरसता और प्रेम के माध्यम से लोगों को जोड़ने पर भी जोर देता है, जिससे धार्मिक या सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास होता है। चिश्तिया जैसे आदेश प्रेम और सहिष्णुता के लिए विशेष रूप से ये प्रसिद्ध रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सेक्शन बी के 2 के ए का क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन क्या है? भूमि आंदोलन के उदय के कारण को बताइए। भूमि आंदोलन के उदय का कारण क्या है? तो भक्ति आंदोलन में सामाजिक धार्मिक कारण मिले होते हैं। उच्च जाति आधारित ब्राह्मणवाद, जटिल धार्मिक अनुष्ठान तथा भ्रष्टाचार से आम जनता में निराशा थी। लोग सीधे ईश्वर से व्यक्तिगत संपर्क चाहते थे, बिना मध्यस्थ ब्राह्मणों के। हिंदी भाषी क्षेत्र में भाषाई लोक धर्म और सरल भक्ति गीतों ने इसे लोकप्रिय बनाया। वैष्णव और शैवा भक्ति दोनों ने सामाजिक समरसता, समानता और प्रेम को प्रमुख किया। अंततः यह आंदोलन हिंदू समाज को आत्मिक तथा सामाजिक सुधार की दिशा में प्रेरित कर सुलझा हुआ श्रद्धा और सामूहिक अनुभव दे सका, जिससे राष्ट्रीय एकता व संस्कृति विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, दिल्ली सल्तनत काल की सामाजिक दशा। तो दिल्ली सल्तनत काल की सामाजिक दशा क्या है? दिल्ली सल्तनत काल की सामाजिक दशा विविध जटिल थी। मुस्लिम शासकों के आगमन से नए धार्मिक, साहित्यिक, स्थापत्य और प्रशासनिक तत्व आए। जाति धर्म आधारित समाज तब भी गहरा था, पर साथ ही नए व्यापार, शहर और शिल्प केंद्र स्थापित हुए। खेतिहर वर्ग, कारीगर, व्यापारी, सैनिक और सेवक वर्ग का अलग अलग महत्व था। महिलाओं की स्थिति परंपरागत सीमाओं में थी, किंतु कई मामलों में राजपूताना, ब्राह्मण या मुस्लिम परिवारों में नरम अवस्था भी दिखी। सांस्कृतिक मिश्रण और भाषाई परिवर्तन, हिंदी, फारसी, उर्दू की शुरुआत इस अवधि की विशेषता रहे।
साक्षरता एवं कला साहित्य का प्रसार हुआ, पर सामाजिक असमानताएं बनी रही। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, 2 का डी। तो 2 का डी क्या है, यहाँ पर देखेंगे 2 का डी को क्वेश्चन क्या है। सल्तनत काल में महिलाओं की दशा, ये तो दिल्ली सल्तनत में सामाजिक दशा थी। अब हम सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति देखते हैं, क्या महिलाओं की स्थिति क्या है। तो सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति परंपरागत सामाजिक सल्तनत काल में महिलाओं की दशा। तो सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति परंपरागत सामाजिक नियमों से नियंत्रित थी। उच्च वर्ग महिलाओं को हिजाब, पालकी आवश्यकता जैसी सीमाएं थी, परंतु राजकुमारियों, राजाओं की बहनों और शहरों में कुछ महिलाओं का प्रभाव भी देखा गया। पुरोहित जाति आधारित समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित थी, पर व्यवसाय या कारीगर वर्ग में मौजूद महिलाएं घर गृहस्थी के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी शामिल रही। युद्ध और आक्रमण के कारण महिलाओं की सुरक्षा विषय भी गंभीर था। कुल मिलाकर उनकी स्थिति परंपरागत लेकिन विविध थी। वर्ग व क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रभाव दिखा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, सेकंड का ई। मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग, मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग का विकास। तो मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग तेजी से विकसित हुआ। सिंध, पंजाब, बंगाल, गुजरात तथा दक्षिण भारत में सूती कपड़ा बुनाई और रंगाई केंद्र उभरे। बंगाल के धागे बुनाई की गुणवत्ता पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। बड़ी बड़ी मंडियां, व्यापारियों और विदेश व्यापारियों से मांग बढ़ी, जिससे उद्योग में निवेश और कौशल बढ़ा। विदेशी बाजारों में भी भारतीय सूती वस्त्र पहुंचने लगे, जिससे आर्थिक समृद्धि हुई। कला, शिल्प और व्यापारिक संगठनों के माध्यम से रोजगार बढ़ा। शहरी केंद्रों का विकास हुआ तथा मुगल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति मजबूत हुई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस डी का दिया, ई का दिया है, सेकंड के ई का, सेक्शन बी के ई का। ठीक है, आगे चलते हैं, एफ का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एफ पूछा है, कबीरदास का धार्मिक सुधारक के रूप में मूल्यांकन करना है। तो कबीरदास ने हस्ताक्षरित सामाजिक धार्मिक सुधार का कार्य किया। वे जाति प्रथा, धार्मिक ढोंग और कर्मकांड का विरोध करते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बाहरी कृत्यों से ऊपर जाकर सीधे परम सत्य और भक्ति को महत्व देते थे। उनका साहित्य, दोहे और भजन समाज को सरल संदेश देता है कि प्रेम एवं सच्चाई सच्चे धर्म है। उन्होंने मानव समानता पर जोर दिया और गुरु भक्ति व आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा दी। इसलिए वे धार्मिक सुधारक माने जाते हैं। जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और सामाजिक विभाजनों को चुनौती दी, वही कौन थे? कबीर दास थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी क्या कह रहा है? मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बताना है। तो मुगल काल में बैंकिंग और वित्तीय लेन देन के लिए खास व्यवस्था विकसित हुई। धनियों, साहूकारों, लेगरों और जटिल माध्यम से ऋण और जमा का प्रचलन था। पेंशन, व्यापारिक ऋण, धन वापसी के लिए बांड और लिखित दस्तावेज उपयोग किए जाते थे। विदेश और अंदरूनी व्यापार के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट, हक और ऋण पात्र जैसी व्यवस्थाएं थी। कृषि, व्यापार और राजस्व के लिए पूंजी प्रवाह तत्काल आवश्यक था। इसलिए सूद और व्यापारिक भागीदारी से आर्थिक गतिविधियां जारी रही। शहरों में विशेष बाजारों और संगठनों के माध्यम से वित्तीय माध्यम भी सक्रिय रहे। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच क्या कह रहा है आपका?
सेक्शन बी का। फिर उसके बाद सेक्शन सी चलेंगे। मुगल कालीन जमींदारी व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मुगल काल में जमींदारी व्यवस्था क्या थी? तो मुगल काल में जमींदारी प्रणाली में जमींदारों किसानों को भूमि पर राजस्व संग्रह का अधिकार मिला। वे सरकार को निश्चित कर देने के पश्चात शेष आय रखते थे। यह व्यवस्था राजस्व संग्रह को व्यवस्थित करने, स्थानीय प्रशासन व सामाजिक ऋण नियंत्रण में सहायता देने हेतु थी। जमींदार अक्सर सैन्य या प्रशासनिक सेवा का हिस्सा माने जाते थे। इससे कृषि उत्पादन, सामाजिक संरचना और स्थानीय शक्तियों को प्रभावित किया गया। कुछ स्थानों पर जमींदारों और सरकार के बीच संबंध सुदृढ़ था, पर कभी कभी सत्ता और कर बंटवारे में टकराव भी हुआ। कुल मिलाकर यह शासन राजस्व प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग थी, जिसने साम्राज्य की स्थिरता में भूमिका निभाई। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन उद्योगों का विवेचन कीजिए। तो मुगल कालीन का विवेचन करना, सेक्शन सी के चारों क्वेश्चन देख लेंगे तो हम भी 2024 वाले पेपर पर चलेंगे। 2024 में आपका पेपर क्या पूछा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, मुगल काल में उद्योगों और कारीगर का बड़ा विकास हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय कच्चे माल, तकनीकी कौशल तथा विदेशी बाजार की मांग से उद्योग समृद्ध हुए। प्रमुख उद्योग मुख्य रूप से वस्त्र, धातु निर्माण, काष्ठ काम, पत्थरकला, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, रेशमी तथा सूती कपड़े, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, मसाले, प्रसंस्करण और कागज व इंक आदि थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। सूती और, अब एक एक पॉइंट हम यहाँ लिखते चले जाएंगे इन सब के बारे में। सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में, तो यहाँ पे बंगाल, गुजरात, पंजाब, दिल्ली आसपास और दक्षिण भारत के शहर सूती वस्त्रों की बुनाई के केंद्र बने। एंड बंगाल की बुनाई विशिष्ट गुणवत्ता तथा पैठ की वजह से लोकप्रिय रही। गुजरात और रेशमी कपड़ों का व्यापार विदेशों में भी हुआ। रेशमी वस्त्र विशेषकर बक्सर, बनारस और गंदी बाजार से निकलते शाही व विदेश व्यापारियों को आकर्षित करते। विदेशी व घरेलू मांग से कारीगरों को लाभ हुआ और वे विशेष तकनीक विकसित करने लगे। आगे नेक्स्ट देखेंगे। इसी में आगे क्या दिया है, धातु और शिल्प उद्योग, धातु और शिल्प उद्योग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, ये हेडिंग आपका हो जाएगा, धातु और शिल्प उद्योग। तो तांबा, लोहे और चांदी, सोने के बर्तन, शस्त्र, आभूषण, गहने, सिक्के और मंदिर महल के सजावटी धातु काम उन्नत हुआ। जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर सुनारों का कारखाना वर्तमान में था। यह उद्योग शाही, अर्धशाही और आम जनता की मांग से चलता था। हथियार, खाने पीने के बर्तन, सजावटी वस्तुएं और धार्मिक उपकरणों के लिए मांग बनी रही। आगे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, पत्थर, लकड़ी, काष्ठ और मिट्टी के काम। तो इसका क्या यूज होता था? महलों, मस्जिदों और किलों का निर्माण चल रहा था, इसलिए पत्थर और लकड़ी का काम बढ़ा। जटिल नक्काशी, मूर्तियां, स्मारक और वास्तुशिल्प काम उद्योग की मांग को उभारते। मिट्टी के बर्तन, सजावटी मिट्टी के बर्तन, दैनिक उपयोग के बर्तन तथा चित्रकारी सामग्री का उत्पादन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सहज व्यापक था। आगे नेक्स्ट पॉइंट, कागज, स्याही और पुस्तक उद्योग, कागज, स्याही और पुस्तक उद्योग नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपका। तो मुगल काल साक्षरता वाला कला, चित्रकला तथा विद्वता का युग है, इसलिए कागज, स्याही और पुस्तकों की बुनियादी सामग्री के उद्योग विकसित हुए। पुस्तकालय, दरबार और विद्वान वर्ग के लिए उच्च गुणवत्ता का कागज और चित्रकारी सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी था। इससे लेखन, चित्रकला तथा प्रकाशन का व्यापार बढ़ा। आगे नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका? इसी में उद्योग एवं महत्व और सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा, उद्योग महत्व और सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो उद्योगों से ग्रामीण तथा शहरी कारीगरों को रोजगार मिला। राजस्व एवं व्यापार से राज्य की आय बढ़ी। वस्तु, धातु, पत्थर, मसाले और कला निर्माण वस्त्रों के निर्यात ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुदृढ़ किया। शिल्प उद्योगों ने मुगल कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। जिन क्षेत्रों में उद्योग केंद्र थे वहां शहरों का विकास, बाजार विहार और सामाजिक संरचना मजबूत हुई। आगे इसी में फिर प्रमुख चुनौतियां क्या क्या थी इनमें? तो प्रमुख चुनौती थी कभी कभी युद्ध, कर,
और राजनीतिक अस्थिरता से उद्योग प्रभावित हुए। तकनीकी परिवर्तन धीमा या अनियमित हो सकता था, पर व्यापक तौर पर देखें तो मुगल कालीन उद्योग भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध करने में सफल रहे, जिनकी छाप लंबे समय तक रही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी के बी का आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। क्या था बी का क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का परीक्षण कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का परीक्षण, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी का आपका 2025 में भी इसका जो है आया हुआ है, 2025 वाले पेपर में भी अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में आर्थिक सुधारों की एक कठोर पर प्रभावी योजना लागू की। उनका लक्ष्य राजस्व संग्रह बढ़ाना, व्यापारी और सेना पर नियंत्रण तथा उज्जवल साम्राज्य बनाना था। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन ने सुरात की तरह बाजार को नियंत्रित किया। उन्होंने मूल्य नियंत्रण लागू किए, जिससे अनाज, कपड़ा, घी, तेल आदि की कीमतों को निर्धारित सीमा में रखा गया। इससे सामान्य जनता, सैनिक और कर्मचारी महंगाई से बचते रहे तथा शासन में स्थिरता बनी। आगे इसी में देखेंगे, अप्रचलित या मनमाने मूल्य मुनाफा वसूली पर कड़ी नज़र रखी गई। आगे इसी में देखेंगे, सेकेंड, व्यापारी व्यवस्थापन नियंत्रण। उन्होंने व्यापारी, मनसाबदार और अमीरों के ऊपर कड़ी निगरानी रखी। उनके पास गोपनीय जांच और निरीक्षक मौजूद थे, जो कारोबार और संग्रहण व्यवस्था की जांच करते। व्यापारियों से नकदी और मूल्यवान माल की नियमित रिपोर्ट ली जाती। यदि कोई व्यापारी अधिक मूल्य वसूलता या साहित्य छुपाकर रखता तो उसे दंड या भारी जुर्माना लगाया जाता था। आगे इसी में देखेंगे, थर्ड, कृषि तथा राजस्व। तो कृषि तथा राजस्व के बारे में देखते हैं। तो कृषि तथा राजस्व वृद्धि के लिए निरीक्षक, सरकार के प्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया। भूमि और उत्पादन का मूल्यांकन बेहतर तरीके से किया गया, जिससे ली जाने वाली राशि निर्धारित रही। यह किसी हद तक भूमि संपत्ति और कृषि उत्पादन के अधिक उचित उपयोग को सुनिश्चित करने वाला कदम था। ठीक है, आगे नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे। इसी में सिपाही और सेना का अनुशासन। अलाउद्दीन ने सेना में अनुशासन और स्थिरता दी। सैनिकों को निश्चित वेतन, रसद और संरक्षण की गारंटी मिली। उन्हें नियमित वेतन देने से भ्रष्टाचार कम हुआ और सेना सम्मानजनक बनी रही। आगे इसी में देखेंगे, सैनिकों के पास अब खाने पीने का कोई आलोक या अधिभार नहीं रखने का नियम था, जिससे वे सीधे राज्य के सहयोग प्राप्त करते रहें। फिफ्थ है, आंतरिक विकास पर प्रभाव। इन सुधारों से आम जनता के लिए अनाज और सामग्री उपलब्ध रही, महंगाई कम हुई, व्यापारिक व्यवस्था हुआ। आगे चलकर व्यापारिक समृद्धि बढ़ी और राजस्व भी सहेजा गया। इससे अलाउद्दीन की अवधि में राज्य की आय स्थिर और अधिक सुरक्षित, इसके साथ साथ सिपाही और अधिकारी अधिक प्रभावी व्यवहार और अनुशासन में रहने लगे या रहे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, चुनौतियां और आलोचनाएं। चुनौतियां और आलोचना क्या है? कड़े नियंत्रणों और कठोर निगरानी से कुछ वर्गों में असंतोष भी हुआ। व्यापारी, अमीर या दान पात्र वर्ग मौलिक शक्तियों के लिए दबाव समूह करते रहे। ठीक है, फिर उसके बाद चुनौतियां और आलोचना लिखने के बाद हम यहाँ निष्कर्ष लास्ट में लिख देंगे। ये आपका निष्कर्ष है कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों ने आर्थिक, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्र को मजबूत किया। व्यापार, मूल्य नियंत्रण, सिपाही अनुशासन और राजस्व संग्रह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। उनकी नीतियों ने अकाल, अराजकता या भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु एक सशक्त संरचना दी, जो उस समय के साम्राज्य के लिए लाभकारी साबित हुई, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, मुगल सम्राट के अकबर के भू राजस्व व्यवस्था परीक्षण। तो मुगल साम्राज्य के
अकबर के भू राजस्व परीक्षण को देखते हैं। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था मनोरम एवं सुदृढ़ व्यवस्था में विकसित हुई थी। उन्होंने राज्य की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और जनता के हितों में राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए कई नीतियां लागू की, जिनमें से यहाँ पे कुछ नीतियां दी हुई हैं। पहला है फर्स्ट है दहसाला प्रणाली और भूमि मूल्य निर्धारण। तो दहसाला जो ये आपका लॉन्ग आंसर में आपको यहाँ पे पढ़ने को भी मिलेगा और शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चंस पूछा है दहसाला के बारे में, ठीक है। तो आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो दहसाला देखिए क्या है। दहसाला प्रणाली भूमि मूल्य निर्धारण। अकबर ने 1580 के लगभग दहसाला प्रणाली लागू की, जिसे वित्त मंत्री राजा तोदरलाल ने विकसित किया। इस व्यवस्था में 10 वर्षों की औसत पैदावार के आधार पर भूमि का कर तय किया जाता था, जिससे राजस्व का अनुमान और संग्रह स्थिर हो गया। इससे किसान को भारी या निश्चित टैक्स से बचने का मौका मिला और सरकार को लंबे समय तक अनुमानित आय प्राप्त हुई। आगे नेक्स्ट देखेंगे इसी में दहसाला के बाद सेकेंड भूमि वर्गीकरण और उत्पादन आधारित कर। तो टैक्स इसके आधार पर टैक्स लगाए जाते थे। भूमि की गुणवत्ता, उत्पादकता और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। एंड उच्च गुणवत्ता वाली भूमि पर अधिक कर और कम गुणवत्ता वाले पर कम कर। इससे कर संग्रह अधिक न्यायसंगत और उत्पादन संबंधी बना। भूमि की वास्तविक स्थिति और उत्पादन के हिसाब से कर का निर्धारण किसानों पर दबाव कम करता था। आगे देखेंगे इसी में नेक्स्ट आगे पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, प्रशासनिक अधिकारियों और लेखा जोखा। अकबर ने भूमि राजस्व से जुड़ी प्रशासन की प्रणाली मजबूत की। और स्थानीय अधिकारियों, पटवारी, कानूनगो आदि से भूमि की जांच, मापक और लेखा जोखा सुनिश्चित किया गया। यह भ्रष्टाचार और अनियमित संग्रह को कम करने में मदद करता था। अधिकारियों की नियुक्ति ताकतवर परंतु जिम्मेदारी रखी गई, जिससे राजस्व के पहचान और संग्रह की गुणवत्ता बढ़ी रहे। आगे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग, किसानों और कृषकों की सुरक्षा। राजस्व प्रणाली किसानों को यह आश्वासन देती थी कि यदि उपज कम हुई तो सरकार समझौता कर सकती है या अतिरिक्त दबाव नहीं देगी। इससे किसान आर्थिक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाश सकते थे। अकबर ने शांतिपूर्ण और स्थायी कृषि माहौल बनाने का प्रयास किया, जिससे कृषि समृद्धि बनी। आगे सामूहिक आर्थिक सुधार। तो सामूहिक आर्थिक सुधार क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो राजस्व व्यवस्था के साथ अकबर ने बाजार, व्यापार, सैन्य और प्रशासनिक सुधार भी किया, लेकिन भूमि राजस्व केंद्रीय स्रोत बना रहा। संग्रह के नियम, कर की दर और आर्थिक राहत के तरीकों से दृढ़ और सुसंगत आर्थिक संरचना तैयार हुई। आगे देखेंगे नेक्स्ट चुनौतियां और विरासत। तो चुनौतियां और विरासत क्या है, उसके बाद हम इसका निष्कर्ष भी लिख लेंगे। तो चुनौती क्या थी, दहसाला जैसी प्रणाली को लागू करने में निरंतर निगरानी और निरीक्षण की आवश्यकता थी, पर अकबर ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया। भविष्य में प्रशासनिक बदलाव या अधिकारियों पर असंतुलन इसका प्रभाव दे सकते थे, परंतु इस नीति ने मुगल राजस्व को आधुनिक, व्यवस्थित और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा। आगे इसका निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष क्या है, अकबर के भू राजस्व सुधार, विशेषकर दहसाला प्रणाली ने राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ किया, कृषि समृद्धि को प्रोत्साहित किया और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखा। इससे मुगल साम्राज्य का आर्थिक आधार मजबूत हुआ और प्रशासनिक दक्षता बढ़ी, जो उनके शासन को स्थायी और सफल बनाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, मुगलों के अधीन व्यापार और वाणिज्य पर प्रकाश डालिए। तो इसके बाद हम 2024 वाले क्वेश्चन पेपर पर चलेंगे। तो मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य का स्तर ऐतिहासिक रूप से उच्च था। राज्य की राजनीतिक स्थिरता, भौगोलिक विस्तार, उत्पादक उद्योग, विदेशी व्यावसायिक संबंध और समृद्धि शहरी केंद्रों ने इसे संभव बनाया। आगे इसका देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, आंतरिक व्यापार और बाजार। तो आंतरिक व्यापार और बाजार के बारे में देखेंगे। तो मुगल साम्राज्य में बड़े बड़े शहर, बाजार और सड़क मार्ग टिकाऊ व्यापार को बढ़ाते थे। दिल्ली, आगरा,
लाहौर, अहमदाबाद, ग्वालियर, वाराणसी आदि बाजार केंद्र थे। इन शहरों में व्यापारियों, उद्योगपतियों और कारीगरों की संख्या बढ़ी, जिससे जगह जगह बाजारों और गुलजारों बाजार की स्थापना हुई। स्थानीय एवं क्षेत्रीय व्यापार की बुनियादी वस्तुएं अनाज, कपड़ा, धातु, मसाले, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, औषधि और अन्य उत्पाद हाथ बेचते गए। आगे सेकंड, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार मुगल काल में रेशमी, सूती कपड़ा, मसाले, कीमती पत्थर और धातु वस्तु विदेशों में भारी मात्रा में भेजे गए। यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के व्यापारी मुगल व्यापार से जुड़े। फारसी, अरबी, यूरोपीय नाविक और व्यापारी मुगल बंदरगाहों या व्यापार मार्गों से माल ले जाते। विदेशों में विदेशी मांग ने व्यापार को अधिक व्यावसायिक और लाभकारी बनाया। इसके आगे देखेंगे मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था। तो मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था, मुगल साम्राज्य में सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली थी, जिसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। यह व्यापार को निष्पक्ष और सरल बनाते। राजस्व संग्रह, व्यापारी भुगतान और पारस्परिक लेन देन के लिए म्यूटिपल प्रकार की मुद्राएं मान्य थी, मल्टीपल टाइप्स के। एंड विदेशी व्यापार से आय बढ़ती और विदेशी मुद्रा का प्रवाह संभव होता था। आगे नेक्स्ट फोर्थ, व्यापार मार्ग और बुनियादी संरचना के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे बुनियादी संरचना, व्यापार मार्ग और बुनियादी संरचना दिया है। सड़कें, बालू और नदी मार्ग तथा बंदरगाह व्यापार की अहम आधारशिला थे। नदियाँ और भूमिगत मार्गों का उपयोग सामान पहुँचाने में होता था। सैनिक और प्रशासनिक संरचना ने इन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे व्यापार बिना भय के बढ़ता गया। आगे फिफ्थ है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव में व्यापार से शहरों में जनसंख्या वृद्धि हुई, कारीगर और व्यापारी वर्ग का समृद्ध स्तर बढ़ा। नए कौशल, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान से शहरी संस्कृति समृद्ध हुई। साथ ही व्यापारियों की दौलत और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ा, जिससे कुछ स्थानों पर प्रभावशाली व्यापारी समुदायों ने राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों में भूमिका ली। इससे सामाजिक ढांचा और शक्ति संरचना में परिवर्तन आया। नेक्स्ट, चुनौतियां। कभी कभी युद्ध, राजसी संघर्ष, करों का दबाव या विदेशी प्रतिस्पर्धा व्यापार को बाधित कर सकती थी, किंतु इन लंबे समय तक मुगल व्यापार और वाणिज्य स्थिर और आकर्षक बना रहा। इसका निष्कर्ष, मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आर्थिक ताकत बनाया। विदेशी तथा आंतरिक बाजार से लाभ, उद्योगों का विकास, मुद्रा व्यवस्था और सुरक्षित मार्गों ने इसे असाधारण रूप से समृद्ध किया। यह समय भारत के आर्थिक इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो ये आपका 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। अब 2025 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टॉपिक मिलेंगे, जैसे आपके क्वेश्चंस आपके 2026 वाले पेपर में भी आपके आएंगे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। तो आपके 2025 वाले क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री के सेकंड पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सन्ना ए मंडी क्या है? तो सन्ना ए मंडी के बारे में देखते हैं। तो सन्ना ए मंडी यह मुगल काल का एक आधिकारिक था, जो मंडियों में वस्तुओं के दाम, तौल माप और गुणवत्ता की देखरेख करता था। इसका कार्य बाजार में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था। बी, कासफ उल महबूब कौन था? तो यह सूफी संत अली हजवेरी दातागंज वक्स की प्रसिद्ध रचना है। इसमें सूफी मत, साधना, ईश्वर प्रेम, औलिया ए कराम के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। यह फारसी भाषा में लिखी गई सूफी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक है। सी, जौहर प्रथा। देखिए, जौहर प्रथा आपका 2024 में भी पूछा था, 2025 में भी पूछा है, एंड मे बी 2026 में भी पूछ दे इसी से रिलेटेड, प्रथाओं से रिलेटेड। तो प्रथा के बारे में आप लोग, ट्रेडिशन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो राजपूत स्त्रियों द्वारा आत्मसम्मान की रक्षा हेतु युद्ध में पराजय निश्चित होने पर सामूहिक रूप से अग्नि कुंड में कूद कर प्राण त्यागने की प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता था। यह विशेष रूप से मध्यकालीन राजपूताना में प्रचलित रही। आगे देखें डी,
डी के बारे में देखते हैं। तो डी क्या है? दरोगा ए दरार उल जर्ब, यह सिक्का ढालने वाले कारखाने प्रिंट का प्रमुख अधिकारी था और इसका काम सिक्कों की ढलाई, शुद्धता, वजन और सरकारी आदेशों के अनुसार मुद्रा निर्माण की देखरेख करना था। एंड ई है करोड़ी। क्या है करोड़ी? अकबर द्वारा राजस्व प्रशासन में नियुक्त अधिकारी जो करोड़ दाम का राजस्व वसूलने का उत्तरदायी होता था उसे करोड़ी कहा जाता था। इसका काम लगान निर्धारण, वसूली और लेखा जोखा रखना था। अब हम चलेंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सल्तनत काल में गुलामों की दशा का वर्णन कीजिए। तो सल्तनत काल में गुलामी एक वैध प्रचलित संस्था थी। गुलाम युद्धों में बंदी बनाए गए लोगों, खरीदे गए व्यक्तियों तथा उपहार स्वरूप प्राप्त लोगों में शामिल होते थे। गुलामों का उपयोग घरेलू कार्य, सैन्य सेवा और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता था। उच्च योग्यता वाले गुलाम महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच सकते थे, जैसे इल्तुतमिश स्वयं एक गुलाम था। दूसरी ओर साधारण गुलाम कठोर श्रम, कम सुविधाएं और सामाजिक अपमान का सामना करते थे। एंड स्त्री गुलामों की दशा तथा अधिक दयनीय थी और उन्हें विशेष घरेलू सेवा तथा दासी के रूप में प्रयोग किया जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है आपका? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एकता व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो एकता एक प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत अधिकारियों को वेतन के बदले एक क्षेत्र दिया जाता था, जिसकी आमदनी से वे सैनिक रखने और प्रशासन चलाने का खर्च पूरा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था में बड़े सुधार किए। उसने एकता धारकों की शक्तियों को सीमित किया ताकि वे विद्रोही ना बन सके। एकताएं असैनिक और अवंशानुगत नहीं रखी गईं तथा उनका नियमित निरीक्षण होता था। कर वसूली पर सख्त नियंत्रण रखा गया, जिससे राज्य की आय बढ़ी और केंद्रीकरण मजबूत हुआ। इस सुधार ने सल्तनत की सैन्य और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, सेक्शन बी के सी का क्वेश्चन देखते हैं। सी क्या है? वहदात उल वजूद क्या था? तो वहदात उल वजूद सूफी दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसे 12वीं-13वीं शताब्दी के सूफी दार्शनिक इब्न अरबी ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त विश्व की सभी वस्तुएं एक ही ईश्वर की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है तथा ईश्वर के अतिरिक्त किसी चीज का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसे अस्तित्व की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। सूफी संतों ने इस विचार को आत्मा और परमात्मा की एक रूपता, प्रेम और मानव बंधुत्व के रूप में समझाया। यह हिंदू अद्वैत वेदांत से भी साम्य रखता है और धार्मिक सहिष्णुता के प्रसार में सहायक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी आपका क्या है? तारीख ए फिरोज शाही फितू उस सलातीन में महिलाओं की दशा के बारे में बताइए। तो तारीख ए फिरोज शाही, जिसको बरनी तथा फुतूह सलातीन जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों से सल्तनत कालीन महिलाओं की स्थिति की जानकारी मिलती है। इनमें वर्णन है कि सामान्य स्त्रियां पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक बंधनों के कारण सीमित दायरे में रहती थी। उनका मुख्य कार्य गृहस्थी, बच्चों की देखभाल और पति की सेवा तक सीमित था। शिक्षा और राजनीतिक सहभागिता न्यूनतम थी। कुछ उच्च वर्ग की स्त्रियां राजनीतिक रूप से प्रभावी दिखाई पड़ती थी, जैसे रजिया सुल्तान, परंतु अधिकांश महिलाएं पुरुषों पर पूर्ण निर्भर थी और सामाजिक अधिकारों में काफ़ी कमजोर स्थिति में थी। आगे नेक्स्ट देखेंगे ई, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? जब्ती व्यवस्था की क्या विशेषताएं और बुराइयां थी? जब्ती व्यवस्था अकबर द्वारा लागू की गई भूमि राजस्व नीति थी। इसके अंतर्गत भूमि की माप जरेब पद्धति से की जाती थी तथा जरेब मीन्स होता है फीता, रस्सी ना, धागा वाला। एंड
औसत उपज और मूल्य के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था, जो सामान्यतः उपज का 1/3 होता था। पट्टा और कबूलियत के माध्यम से राज्य और किसानों के बीच समझौता होता था। विशेषताएं: राजस्व स्थिरता, भ्रष्टाचार में कमी, किसान संरक्षण, बुराइयां, कर वसूली कठोर, प्राकृतिक आपदा और अकाल में राहत का अभाव, और किसान ऋणग्रस्त होकर भूमि छोड़ने को मजबूर होते थे। इससे कभी कभी असंतोष भी बढ़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ क्या है? मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग व निर्यात का महत्व। तो मुगल काल में भारत विश्व का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र था। ढाका की मलमल, गुजरात की सूती वस्त्र, बंगाल की महीन साड़ियाँ और बनारसी वस्त्र अत्यंत प्रसिद्ध थे। इन वस्त्रों की मांग यूरोप और एशिया के बाजारों में बहुत अधिक थी, जिसके कारण अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी कंपनियां बड़े पैमाने पर व्यापार करने भारत आईं। इस उद्योग से बुनकरों, शिल्पकारों और व्यापारियों को विशाल रोजगार मिला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से मुगल अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई। वस्त्र उद्योग ने भारत को विश्व व्यापार में प्रतिष्ठा दिलाई और साम्राज्य की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में BA 5th सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर के चैनल में आपको वहाँ पर जो है हिस्ट्री के दोनों क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एक वीडियो बनी है, 15 मिनट की है। उसमें आपको दोनों पेपर के क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स एनालिस किए गए हैं। आप होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। वहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है, ओनली क्वेश्चन पेपर। ठीक, आगे देखते हैं जी का क्वेश्चन। जी क्या है? उन टकसालों के नाम बताइए जहाँ सभी प्रकार के सिक्के ढाले जाते थे। तो मुगल मुद्रा प्रणाली सुव्यवस्थित और सशक्त थी। सोने का मुहर, चांदी का रुपया, तांबे का दाम 3 प्रमुख सिक्के थे। इनकी ढलाई सरकार टकसालों में की जाती थी, जिन पर दरोगा दार उल जर्ब नामक अधिकारी नियुक्त रहता था। प्रमुख टकसालें दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद, ढाका, पटना, मुरादाबाद और सूरत में थी। यहाँ सिक्कों की शुद्धता, वजन और गुणवत्ता पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता था। इन टकसालों के कारण साम्राज्य में मुद्रा प्रवाह सुचारू रहा और व्यापार तथा राजस्व संग्रह व्यवस्था को स्थिरता और विश्वसनीयता मिली। आगे नेक्स्ट देखेंगे। एच वाला क्वेश्चन क्या है आपका? मुगल बैंकिंग व्यवस्था में सर्राफ के महत्व पर रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर मुगल काल में व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए सर्राफ अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करते थे। वे धन विनिमय, सिक्का परीक्षण, ऋण प्रदान करना तथा व्यापारियों की पूंजी व्यवस्था करते थे। व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार हेतु धन सुरक्षित भेजने के लिए सर्राफ से हुंडी बनवाते थे, जो आधुनिक बैंक ड्राफ्ट जैसा माध्यम था। सर्राफ आर्थिक लेन देन में विश्वसनीय, मध्यस्थ और संरक्षक माने जाते थे। उनकी गतिविधियों के बिना साम्राज्य की व्यापारिक गतिविधियां संभव नहीं थी। उन्होंने भारतीय व्यापार के विस्तार और वित्तीय व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, ये आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया 2025 के क्वेश्चन का। अब हम सेक्शन सी की तरफ चले गए। सेक्शन सी के चारों क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। फर्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन या क्रांति है तथा डॉक्टर ताराचंद और डॉक्टर यूसुफ हुसैन के विचारों में अंतर बताइए। ये आपका सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। तो भारत के मध्यकालीन में 8वीं से 16वीं शताब्दी के बीच उत्पन्न भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक परिवर्तन था, जिसने भारतीय समाज, धर्म और साहित्य को गहरे रूप से प्रभावित किया। यह आंदोलन समानता, एकेश्वरवाद, ईश्वर प्रेम और जाति कर्मकांड के विरोध तथा मानव एकता का संदेश लेकर आया। भक्ति आंदोलन की प्रकृति, क्या यह केवल एक धार्मिक आंदोलन था या एक सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति भी? इस विषय पर इतिहासकारों के मत भिन्न हैं, जिनमें डॉक्टर ताराचंद और यूसुफ हुसैन के विचार विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं। आगे देखेंगे। इसी में डॉक्टर ताराचंद के अनुसार भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक प्रवाह नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक
क्रांति भी थी। वे कहते थे कि भक्ति संतों जैसे रामानुज, कबीर, नानक, नामदेव, चैतन्य, मीराबाई आदि ने जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद की रूढ़िवादिता, पाखंड और मंदिर पूजा आधारित कर्मकांडों के विरुद्ध आवाज उठाई। इस आंदोलन में जन्म आधारित भेदभाव का खंडन करके मनुष्य की समानता पर बल दिया गया। ताराचंद के अनुसार यह आंदोलन निम्न वर्ग, शूद्रों और स्त्रियों तथा वंचित समाजों के लिए स्वाभाविक अभिव्यक्ति था, जिसने उन्हें पहली बार धर्म समान अधिकार दिया। आगे देखेंगे इसी में। इसके लिए उनके अनुसार भक्ति आंदोलन इसीलिए उनके अनुसार भक्ति आंदोलन सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मुक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का आंदोलन था। यह क्रांति कहलाने योग्य है। आगे इसी में देखेंगे कि वही डॉक्टर यूसुफ हुसैन की दृष्टि से इसके विपरीत वे मानते हैं कि भक्ति आंदोलन मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार नहीं बल्कि व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति, आध्यात्मिक साधना और मोक्ष प्राप्ति था। उनके अनुसार संतों का लक्ष्य समाज परिवर्तन नहीं बल्कि ईश्वर से प्रेम और मनुष्य की आंतरिक शुद्धि था। वे यह भी कहते थे कि भक्ति आंदोलन ने किसी भी प्रकार की संगठित राजनीतिक या सामाजिक संस्था स्थापित नहीं की, न ही इसने तत्कालीन सामाजिक ढांचे को उखाड़ फेंका। इसलिए इसे क्रांति कहना अतिरंजना है। यह केवल धार्मिक जागरण था। आगे देखेंगे इसी में। दोनों मतों का समन्वयात्मक विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि बाहरी रूप से भक्ति आंदोलन धार्मिक था, परंतु इसके प्रभाव व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों के रूप में दिखाई दिए। इसे साहित्य, भाषा, संगीत और समाज में गहन परिवर्तन आए और मनुष्य के बीच समानता तथा प्रेम का विचार स्थापित हुआ। आगे देखेंगे इसी में। नेक्स्ट टॉपिक आगे। भक्ति आध्यात्मिक साधना और मोक्ष प्राप्ति था। उनके अनुसार संतों का लक्ष्य समाज परिवर्तन नहीं बल्कि ईश्वर से प्रेम और मनुष्य की आंतरिक शुद्धि था। वे यह भी कहते थे कि भक्ति आंदोलन से किसी भी प्रकार की संगठित राजनीतिक या सामाजिक संस्था स्थापित नहीं की, न ही इसके तत्कालीन सामाजिक ढांचे को उखाड़ फेंका। इसलिए इसे क्रांति कहना अतिरंजना है। यह केवल धार्मिक जागरण था। दोनों मतों का समन्वयात्मक विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि जो बाहरी रूप में भक्ति आंदोलन धार्मिक था, परंतु इसके प्रभाव व्यापक सामाजिक बदलावों के रूप में दिखाई दिए। आगे इसी में इसका निष्कर्ष दिया है। यहाँ हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष है कि कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन अपने मूल रूप में धार्मिक था, किंतु उसके परिणाम इतने व्यापक और परिवर्तनकारी थे कि उसे एक सांस्कृतिक क्रांति भी कहा जा सकता है, जैसा डॉक्टर ताराचंद मानते हैं, जबकि डॉक्टर यूसुफ हुसैन इसे केवल धार्मिक आंदोलन मानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी आपका क्या है कि सल्तनत कालीन समाज में संस्कृति के प्रमुख तत्वों के बारे में बताइए। तो दिल्ली सल्तनत का काल भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में भारतीय समाज में न केवल राजनीतिक परिवर्तन हुए बल्कि सामाजिक संरचना, धार्मिक जीवन, भाषा, साहित्य, संगीत, कला और वास्तुकला में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिले। सल्तनत के शासन में भारतीय समाज में नई विचारधाराएं, नए सामाजिक वर्ग तथा सांस्कृतिक समन्वय के नए रूप उत्पन्न किए। इसी में आगे देखेंगे समाज के प्रमुख तत्व। तो समाज के प्रमुख तत्व क्या है। सल्तनत कालीन समाज विविधता से भरा था। समाज में मुख्यतः दो वर्ग दिखाई देते थे, मुस्लिम शासक वर्ग और बहुसंख्यक हिंदू प्रजा। मुस्लिमों में दो वर्ग थे, तुर्क अफगान शासक वर्ग और भारतीय देशी मुसलमान। और राजनीतिक सत्ता तुर्की अफगानी वर्ग के हाथों में थी। हिंदू जनता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग मौजूद थे और जाति पद्धति कायम रही। समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह स्थिति
स्त्री असमानता तथा दास प्रथा प्रचलित थी। आगे इसी में देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से सल्तनतकालीन समाज किसानों, कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों और सैनिकों में बांटा हुआ था। किसान और मजदूर साधारण व कठिन जीवन जीते थे, जबकि व्यापारी वर्ग धीरे धीरे समृद्ध हो रहा था। शहरों में बाजारों, करघा उद्योगों और व्यापारिक मंडियों का विकास हुआ। आगे संस्कृति के प्रमुख तत्व। सल्तनतकालीन संस्कृति पर इस्लामी, ईरानी प्रभाव प्रमुख था, किंतु भारतीय तत्वों के साथ मिलकर यह एक नई संस्कृति समन्वय के रूप में विकसित हुई। इसके टॉपिक्स देख लेते हैं कि भाषा व साहित्य में क्या देखने के लिए बदलाव मिले। तो भाषा और साहित्य, फारसी शासन भाषा बनी, प्रशासन, दरबार और साहित्य का विकास इसी भाषा में हुआ। अमीर खुसरो फारसी और हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने गीत, पहेलियाँ, दोहे और सूफी काव्य की रचना की। हिंदवी भाषा के विकास ने आगे चलकर हिंदी उर्दू की नींव रखी। आगे नेक्स्ट देखेंगे धर्म व दर्शन। धर्म व दर्शन के बारे में, तो यहाँ पर धर्म और दर्शन क्या दिया है। सूफी संतों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रेम, सहिष्णुता और मानव एकता का संदेश दिया। उनके खानकाहें सामाजिक मिलन स्थल बन गई। दूसरी ओर भक्ति आंदोलन के संत जैसे कबीर, नामदेव व रविदास ने धार्मिक सहिष्णुता, समानता और जाति विरोध की धारा को बल दिया। यहाँ पे जाति विरोध रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे थर्ड टॉपिक, कला एवं वास्तुकला। तो कला एवं वास्तुकला के बारे में क्या है, फिर इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस कला में विदेशी वास्तु शैली भारत में आई। लाल पत्थर, मेहराबे, नुकीली गुंबद, मीनारे और जाली कला इसके प्रमुख लक्षण थे। कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन का दरवाजा तथा सुल्तान गयासुद्दीन का मकबरा इसी काल की उत्कृष्ट कृतियाँ रहीं। इसका निष्कर्ष देखेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सी। सल्तनत कालीन समाज में भेदभाव, दास प्रथा और रूढ़ियाँ थीं, परंतु इसी काल में सांस्कृतिक समन्वय, नई भाषाओं, संगीत, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। यही काल आगे चलकर भारतीय मुगल सांस्कृतिक और कंपोजिट सिविलाइजेशन के आधार का निर्माण करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। मुगल काल में जागीर क्या थी, इसका भू राजस्व प्रबंधन किस प्रकार होता था। तो यहाँ पर देख लेंगे कि मुगल काल साम्राज्य की आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था में जागीर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था थी। जागीर उस भूमि क्षेत्र को कहा जाता था जिसे मुगल सम्राट किसी मनसबदार अधिकारी या सैनिकों को इसकी सेवाओं तथा वेतन के बदले अस्थायी रूप से राजस्व संग्रह हेतु प्रदान करता था। जागीर कभी भी स्थायी या निजी संपत्ति नहीं होती थी। इसका नियंत्रण अंतिम रूप से सम्राट के हाथ में रहता था और वह किसी भी समय जागीर को बदल सकता था। आगे देखेंगे जागीर का स्वरूप और उद्देश्य। जागीर प्रथा का मुख्य उद्देश्य था राज्य में अधिकारियों और सैनिकों का वेतन एवं भरण पोषण सुनिश्चित करना, सेना को वित्तीय मजबूती प्रदान करना और प्रशासनिक नियंत्रण को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना। ये जागीर स्वरूप का उद्देश्य था। आगे नेक्स्ट देखेंगे, इसी में जागीर तथा मनसबदारी प्रणाली के साथ चलती थी और हर मनसबदार की रैंक के अनुसार उसे एक निश्चित क्षेत्र राजस्व संग्रह के लिए दिया जाता था। मनसबदार उस क्षेत्र से प्राप्त आय से स्वयं का वेतन, अपने आश्रितों तथा सैनिकों का खर्चा चलाता था। नेक्स्ट आगे देखेंगे भू राजस्व प्रबंधन के बारे में। तो भू राजस्व प्रबंधन क्या है। मुगल काल में भू राजस्व राज्य की प्रमुख आय होती थी। अकबर ने टोडरमल वित्त सुधार के अंतर्गत भूमि राजस्व का वैज्ञानिक ढांचा तैयार किया, जिसे जब्त प्रणाली कहा गया। इसमें भूमि सर्वेक्षण, पैमाइश, नाप, पैमाइश को क्या कहते हैं, नाप, फसल के अनुसार औसत उपज तथा दशावर वार्षिक आंकड़ा तैयार किया जाता था। जागीरदार इस प्रणाली का पालन करके किसानों से कर वसूली करते थे। सामान्यतः भू राजस्व उपज का 1/3 माना जाता था। राजस्व वसूली में सहायकों के रूप में कानूनगो, पटवारी, मुकीम, दीवान और अमीन जैसे अधिकारी मौजूद रहते थे, जिन्हें सीधे बादशाह या प्रांतीय सूबेदार रिपोर्ट भेजनी पड़ती
थी। आगे देखेंगे इसी में समस्याएं और भू राजस्व प्रबंध की कमियां। यद्यपि अकबर के शासन में संगठित व्यवस्था जो थी संगठित थी, लेकिन शाहजहां और औरंगजेब के काल में जागीरों की संख्या घटने तथा मनसबदारों की संख्या बढ़ने से संकट उत्पन्न हुआ। इससे मनसबदारों ने अल्पकालीन फायदा उठाने हेतु कर वसूली, दंडात्मक उपाय और किसानों पर अत्याचार बढ़ाए। भूमि का दोहन व उत्पादन कमी होने लगी। किसान भूमि छोड़ने लगे, जिसे इतिहासकार जागीरदारी संकट कहते हैं। आगे देखेंगे इसका निष्कर्ष, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निष्कर्ष है, अतः जागीर मुगल शासन की एक अस्थायी राजस्व प्राप्ति संस्था थी, जिसके माध्यम से अधिकारियों का वेतन और प्रशासनिक कार्य संचालित होते थे। अकबर के समय में भू राजस्व प्रबंधन संतुलित और सुचारू था, परंतु बाद के शासकों के काल में भ्रष्टाचार, अत्यधिक वसूली और नियंत्रित कमी से यह प्रणाली साम्राज्य की कमजोरी का कारण बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे आपका, ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी के और 2025 के क्वेश्चन पेपर का। तो 2024-2025 सभी दोनों क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर का भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन मिलेगा सभी सब्जेक्ट के। तो चैनल पे पर बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स लोगों को, सबको शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपके जूनियर्स जो होंगे, ब्रदर सिस्टर्स, उन सबके को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके इवन आउट सभी सेमेस्टर के लास्ट ईयर 2 ईयर्स के आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं विथ सोल्यूशन, ठीक है। और नेचर से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर फ्लावर, एनिमल्स, आपके नेचर, प्रकृति से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड भी मिलते रहेंगे आपको। यहाँ पे BA BSc दोनों पेपर आपको मिलेंगे, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो सब भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल भारत में नील, सूती को सोरा भी कहते हैं, चीनी तथा अन्य कृषि उत्पादों का अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर प्रणाली के बारे में 400 वर्ड में आपको लिखना होता है सेक्शन सी का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो 4 में से 2 करने होते हैं। चारों टॉपिक आप ये तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लॉन्ग टॉपिक अगर रेडी करके जाते हैं तो उससे आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाता है, ठीक है। आगे मुगल काल भारत के आर्थिक इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में भारत विश्व का समृद्धतम कृषि आधारित व्यापारिक देश कहलाया। नील, सूती वस्त्र और चीनी, तिलहन, मसाले, फल, सब्जियां तथा धान, गेहूं जैसे उत्पादन भारत की व्यापारिक रीढ़ बने। ये वस्तुएं न सिर्फ देश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचाई जाती थी, बल्कि इन्हीं के आधार पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी फल फूल रहा था। आगे देखेंगे कृषि उत्पादकों का महत्व। यहाँ नील क्या है? इंडिगो। नील की खेती बिहार, बंगाल, आगरा, दोआब तथा कुछ दक्षिण क्षेत्रों में होती थी। इससे बनता रंग यूरोप और एशिया में अत्यधिक मूल्यवान था। जो नील था, इंडिगो, उससे जो कलर बनता था वो यूरोप और एशिया में बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था, मूल्यवान था। सोरा या सूती, कॉटन टेक्सटाइल जो था, गुजरात, बंगाल और उत्तर प्रदेश सूती उद्योग के केंद्र। बंगाल का मलमल अत्यंत प्रसिद्ध था। मुगल वस्त्रों की विशेष विश्व बाजार में बहुत मांग थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं चीनी के बारे में। तो चीनी क्या दिया है कि चीनी शुगर जो है, चीनी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती थी और उससे चीनी, गुड़ व सीरा बनाए जाते थे। आगे देखेंगे इसी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। फिर उसके बाद इसी में दिया है कि इसके अलावा गेहूं, चावल, मसाले, तिलहन, अफीम और फल सब्जियों का भी व्यापक उत्पादन होता था। फिर अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार क्या था। तो मुगल भारत में सड़कें, सराय, बंदरगाह और बाजार मंडियां संगठित थी। इस कारण कृषि उत्पादकों का व्यापार देश के भीतर तेजी से होता था। अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से बाहर, ठीक है, देश से बाहर। आगे मुख्य मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड, बंगाल से पंजाब। कहाँ से? बंगाल से पंजाब, ग्रांड ट्रंक रोड। एंड आगरा, अहमदाबाद
मार्ग सूरत दक्कन मार्ग। व्यापारी इस मार्ग से नील, कपड़ा, चीनी और अन्य वस्तुएं ले जाते थे। नगरों में हाट, पाटा, मंडी, कस्बे और नगर बाजार व्यापार केंद्र थे। आगे इसी में देखेंगे कि व्यापारी वर्ग में बनिए, सौदागर, बुनकर, दलाल एवं श्रोफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ से कैसे होता था देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है मुगल भारत के बंदरगाह सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, दीव, चोल और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र थे। भारत से मुख्य रूप से नील, वस्त्र, चीनी, अफीम, मसाले, चावल और रत्न निर्यात किए जाते थे। निर्यात मतलब बेचना, दूसरे देशों में बेचना और आयात मतलब अपने देश में खरीद कर लाना, ठीक है, दूसरे देशों से। तो विदेश से सोना, चांदी, घोड़े, कांच के सामान, बंदूकें, मसालों का कुछ भाग और विलास वस्तुएं आती थी। इस व्यापार के कारण भारत में सोने चांदी का विशाल संचय हुआ और देश सोने की चिड़िया कहलाया, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कर प्रणाली। अब इसके बाद क्या है आपका कर प्रणाली के बारे में आपको पूछा है क्वेश्चन में। तो कर प्रणाली क्या बताएंगे। कर कृषि उत्पादन पर लगने वाला मुख्य कर था भूमि राजस्व। अकबर के समय भूमि नापी, उपज आंकड़े और जब्त प्रणाली द्वारा कर तय किया जाता था। टैक्स एंड व्यापार पर राहदारी कर, बंदरगाह कर, चुंगी, पन कर मतलब जो जल के लिए पैसा देते हैं, पन कर तथा बाजार कर लगाए जाते थे। बंदरगाहों पर कस्टम अधिकारी जो बंदरगाह दीवान होते थे कर संग्रह टैक्स कलेक्शन की देखरेख करते थे। आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या था। स्पष्ट है कि मुगल युग में नील, सूती वस्त्र, चीनी और अन्य कृषि उत्पादों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। एंड संगठित व्यापार, विकसित व्यापार मार्ग, उत्कृष्ट वस्त्र उद्योग और संतुलित कर व्यवस्था ने भारत को विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र बना दिया। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।